नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 16 फरवरी 2026 और आज का डिटेल में न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। आज के वीडियो में हम लोग कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो सीधा आपके प्रीलिम मेंस में पूछा जा सकता है। एक चीज़ और है कि पहला टेस्ट 13 फरवरी को हुआ है 72 बीपीएससी प्रीलिम के लिए, और किस तरह का टेस्ट होता है तो वो ज़रा मैं आपको छोटा सा दिखा दूंगा और उसके बाद से हम लोग न्यूज़पेपर वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह का टेस्ट होता है बंधुओं, जिसमें अभी पॉलिटी का पहला टेस्ट लिया था जिसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, तो आपको भी जुड़ना चाहिए। टेस्ट से भी ज़्यादा डेली प्रैक्टिस का सेशन होता है। ये डेली 45 मिनट 50 मिनट प्रैक्टिस कीजिए, बाकी दिन अपना पढ़िए टॉपिक के हिसाब से। ओके, देखिए आज का हेडलाइन है कि बीसीसीआई भारत में एक प्राइवेट क्रिकेट बॉडी है और उसके और पाकिस्तान के पीसीबी के बीच में मैच हुआ जिसमें भारत के बीसीसीआई ने मैच जीत लिया। बीसीसीआई एक प्राइवेट बॉडी है जो क्रिकेट ओलंपिक में अब क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा, तो वो शामिल होने के लिए पहले उसको गवर्नमेंट के बॉडी के तौर पर रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को। फिलहाल वह क्या है, वह एक प्राइवेट बॉडी है। वो आरटीआई एक्ट में भी नहीं आता है क्योंकि एक निजी संस्थान है और उसकी स्थापना 1928 के आसपास में हुई थी मुंबई में। तो फिलहाल तो ये बहुत ही बकवास सा मैच था, लेकिन आज से सबसे बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है कि एआई समिट आज से ही शुरू हो रहा है दिल्ली में। एआई इम्पैक्ट समिट इसका नाम है और इस समिट से पूरा पेपर भरा हुआ है अपना। ये जो न्यूज़पेपर है ना आज का, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, पूरा शुरू से अंत तक समिट से ही भरा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होंगी। इस समिट से जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जाएंगे। 2 वीडियो मैंने थोड़े से बताए हैं और जब ये समिट हो जाएगा संपन्न, उसके बाद से हम लोग इसे एक बार और कंक्लूड करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी इसकी शुरुआत करेंगे और भारत मंडपम दिल्ली में यह आयोजित किया जा रहा है। इसमें दुनिया भर के बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि, अप्रॉक्स 20 देशों के प्रतिनिधि और दुनिया के बड़े बड़े टेक जाइंट्स जो हैं उसके सीईओ वगैरह भाग लेंगे। जैसे नावीडिया के सीईओ भी आने वाले थे लेकिन वह अभी नहीं आ पाएंगे, लेकिन सैम ऑल्टमैन, चैट जीपीटी के जो सीईओ हैं वो भारत आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी मुलाकात भी है। तो ये जैसे ही होगा एआई समिट पूरा, उसके बाद से हम लोग इसे देखेंगे। बांग्लादेश में चुनाव के बाद से तारिक रहमान के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को वहाँ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए इनवाइट किया गया, जिसमें हमारे तरफ से प्रतिनिधि होंगे लोकसभा के स्पीकर जो वर्तमान में हैं ओम बिरला जी। ये हमारे प्रतिनिधि के तौर पर बांग्लादेश में वहाँ के नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा भारत में और अपोजिशन पार्टियों के द्वारा इनके विरुद्ध, इनके खिलाफ जो है महाभियोग प्रक्रिया लाने की प्रयास की जा रही है। तो आज हम लोग उसको भी देखेंगे कि किसी भी स्पीकर को हटाया कैसे जाता है और क्या क्या संविधान में उसके प्रावधान है। मुझे पता है नहीं हटाया जाएगा, इनको सांकेतिक होगा वो, लेकिन फिर भी हमारे लिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वो आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें ये सब प्रावधान किए गए हैं। आज के पेपर में एक और चीज़ भरा हुआ है, कल के न्यूज़पेपर में भी था, वह है म्यूनिक सिक्योरिटी डायलॉग। म्यूनिक जर्मनी में है, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, MSC कहा जाता है इसको बंधुओं, MSC कहा जाता है और यह जर्मनी में आयोजित किया जा रहा है, जहां पर हमारे विदेश मंत्री जी ने G7 के लीडर से मुलाकात की और वहां पर उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सा टर्म बोला जो आपको पढ़ना चाहिए। हमने हमेशा ही न्यूज़पेपर में उसको पढ़ा है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्तता। रणनीतिक स्वायत्तता भारत को हासिल है और वह रणनीतिक स्वायत्तता हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपने यूएस के साथ डील में रूस के साथ तेल नहीं खरीदने की बात की है, तो क्या यह भारत के रणनीतिक स्वायत्तता के ऊपर में सवाल नहीं है? तो उन्होंने कहा कि भारत की कंपनियां स्वतंत्र हैं, जहां से उनको जिस प्रकार से जहां से भी सही डील मिलेगा वहां से वो तेल खरीदने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। भारत का इतिहास रहा है कि हम कभी विदेश नीति में किसी का भी सॉवरेंटी और अपनी स्वायत्तता को लेकर के कोई भी दबाव हम सहन नहीं करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो फिर भारत और अमेरिका के ट्रेड डील में रूस के साथ तेल नहीं खरीदने की बात क्यों लिखी हुई है, इसे उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। तो इसका मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि भारत की कंपनियां अभी भी रूस के साथ तेल खरीदेंगी, लेकिन डेटा के हिसाब से देखें तो रूस के साथ तेल खरीद में बहुत ही बड़े स्तर का डिक्लाइन आया है।
शुरू करते हैं आज का। देखिए सबसे प्रथम टॉपिक क्या हो, जिन्हें भी जुड़ना हो 72 अचीवर ग्रुप में मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप करें, मैं आपको ऐड कर दूंगा। मामूली फ़ी है, पर मंथ आपको 100 का ही पड़ेगा। वन टाइम पेमेंट करेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा आपके लिए। जुड़िए और डेली प्रैक्टिस कीजिए। फिलहाल पॉलिटिक्स हमने शुरू किया है और बाकी धीरे धीरे करके सारे सब्जेक्ट करने के बाद हम लोग मिक्स सेट भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, देखिए आज का पहला टॉपिक म्यूनिख सिक्योरिटी डायलॉग के बारे में है। पहला टॉपिक, दुनिया भर के जितने भी महत्वपूर्ण विदेश नीति से जुड़े हुए अधिकारी दिखेंगे, सब आपको वहाँ पर दिखेंगे। मंत्री हों, अधिकारी हो, सब के सब म्यूनिख में इकट्ठा हुए थे। 62 वर्ष पुराना यह एक सिक्योरिटी डायलॉग है जो जर्मनी में आयोजित किया जाता है। वहाँ पर हमारे विदेश मंत्री जी भी थे, तो उन्होंने वहाँ पर रणनीतिक स्वायत्तता की बात दोहराई है। प्रीलिम एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा, तो म्यूनिख सिक्योरिटी डायलॉग के बारे में पूछा जा सकता है। रायसीना डायलॉग भी एक होता है भारत में, जहां पर प्रधानमंत्री जी का कार्यालय है। मैंने पिछले वीडियो में पीएमओ के बारे में बताया था, वो उसे रायसीना कहा जाता है। तो उसी के नाम पर भारत में भी एक डायलॉग फोरम बनाया गया जिसको कहा जाता है रायसीना डायलॉग। वो भी साल में एक बार आयोजित किया जाता है। उसी प्रकार से म्यूनिख सिक्योरिटी डायलॉग है, ये भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से आयोजित किया गया है। यहीं पर इन्होंने कहा कि रणनीतिक स्वायत्तता हमें प्राप्त है। प्रीलिम में सवाल आपसे म्यूनिख सिक्योरिटी डायलॉग के बारे में पूछ सकता है। मेंस में आपसे सवाल पूछ सकता है कि रणनीतिक स्वायत्तता से आप क्या समझते हैं, भारत इसके लिए किस प्रकार से प्रयास करता रहा है हमेशा से, इसके पक्ष और विपक्ष के मुद्दों को स्पष्ट करें। इस प्रकार से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसके विपक्ष में तो कुछ भी मत लिखिएगा, पक्ष में ही है, इसके बेनिफिट ही होते हैं। शॉर्ट टर्म का भले नुकसान हो लेकिन लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होता है। मैंने आपको एक निबंध का टॉपिक भी दिया था इसी से संबंधित भोजपुरी भाषा में, कि दूध देने वाली गाय अगर लात भी मारती है तो उसे सहना चाहिए। इसी को भोजपुरी में दिया था मैंने। उसका भी तात्पर्य यही है। ये जो विदेश नीति का एक टॉपिक है उसको आप भोजपुरी भाषा के पूछे गए निबंध में आप ऐड कर सकते हैं कि रणनीतिक स्वायत्तता का तात्पर्य ये होता है कि हम शॉर्ट टर्म का नुकसान सह लेंगे लेकिन लॉन्ग टर्म हमारे विदेश नीति जो है वो परतंत्र हो जाए, गुलाम हो जाए, हमारी सॉवरेंटी चली जाए, ऐसा हम सहन नहीं कर सकते हैं। ये दूर का हमारा नुकसान हो जाएगा। तो ये आपको ज़रूर समझना चाहिए कि कहाँ से किन चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2026 म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में G7 विदेश मंत्रियों से मुलाकात की, जहां उन्होंने UN@80 एजेंडा और वैश्विक सुरक्षा में भारत की भूमिका पर जोर दिया। यूनाइटेड नेशन @80 यानी कि UN के अब 80 वर्ष लगभग में पूरे होने वाले हैं, इसको लेकर के भी उन्होंने वहाँ पर, और भारत की भूमिका वैश्विक सुरक्षा में भारत की भूमिका को उन्होंने उजागर किया कि भाई हम भी अब रीजनल पावर नहीं है बल्कि हम साउथ का हम नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। साउथ तो जानते होंगे, जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता दूं, दुनिया जो है इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। विषुवत के ऊपर का भाग, विषुवत से भी ज़्यादा अच्छा होगा कर्क से ऊपर का भाग, और कर्क से नीचे का भाग, जिसमें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को छोड़ देंगे तो बाकी देश जो आपको दिखेंगे वो अल्प विकसित दिखेंगे, और उसके ऊपर के भाग के जो देश हैं वो आपको अति विकसित या विकसित दिखेंगे। यानी कि साउथ और नॉर्थ का जो डिवीज़न है दुनिया में वो अल्प विकसित और विकसित के बीच का है, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भी हम लोग नॉर्थ में ही कंसीडर करते हैं क्योंकि अति विकसित देश हैं ये भी। तो दक्षिण के देशों का हम प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकते हैं, इस क्षमता में तो हैं ही, चाहे वो तकनीक हो, अर्थव्यवस्था हो, सैन्य साजो सामान हो, हर दृष्टिकोण से हम लीडरशिप प्रदान कर सकते हैं। इसी चीज़ को उन्होंने वहाँ पर उजागर किया है कि अब हम वैश्विक सुरक्षा के संदर्भ में भी हम मुख्य स्टेज पर अपना योगदान दे सकते हैं। 62वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन था बंधुओं, ये जरूर याद रखिएगा। बीपीएससी प्रीलिम जो है वो कई बार फैक्ट से खेलती है। जैसे उन्होंने 71 बीपीएससी प्रीलिम में एक सवाल घुमाने वाला पूछ दिया। उन्होंने भारत में हुए G20 सम्मेलन के बारे में और ब्राज़ील के हुए G20 सम्मेलन के बारे में कंफ्यूज करने वाले के स्टेटमेंट बना करके उन्होंने सवाल पूछा। उन्होंने भारत या ब्राज़ील नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने लिखा कि इस नंबर का जो G20 सम्मेलन हुआ वो कहाँ पर आयोजित हुआ था। इसलिए 62वां म्यूनिख सुरक्षा कॉन्फ्रेंस है, ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि यह पूछा जा सकता है, जर्मनी में आयोजित किया गया है। जयशंकर जी ने बहुत सारे वहाँ पर मुलाकात की, ठीक है, G7 के साथ ही मुलाकात की, द्विपक्षीय मुलाकात ही बहुत सारी हुई, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं ये सब। लेकिन ये सब जो है उसमें से एक ही टर्म निकलता है, वो है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है। रणनीतिक स्वायत्तता का मतलब होता है हमारे
रक्षा सुरक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें, हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई चीज़ें, हमारे हर लॉ, हमारे हर नीति, सब कुछ जो होगा वो स्वायत्त होगा। हम डिसाइड करेंगे, इस देश की संसद के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, इस देश की सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, न कि किसी बाहरी फोर्स के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। स्थापना 1963 जर्मनी के म्यूनिख में हुई थी और संस्थापक इसे इलवाल्ड हेनरिक वॉन क्लेइस्ट द्वारा स्थापित किया गया था, जो एक जर्मन प्रकाशक और नाजी शासन के खिलाफ प्रतिरोध करने वाले व्यक्ति में से एक थे। उनके द्वारा एमएससी की शुरुआत की गई थी, म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की गई थी। मूल नाम इसका इंटरनेशनल वेयरकुंडे बेंगनोंग, ये इसका नाम था। जर्मन भाषा का शब्द है, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। मिलिट्री स्टडीज मीटिंग के नाम से जाना जाता था। मिलिट्री स्टडीज मीटिंग, इसके नाम से इसको जाना जाता था। उद्देश्य क्या था इसका? प्राथमिक उद्देश्य कोल्ड वॉर के दौरान वेस्टर्न देश और नाटो के बीच रक्षा नीति पर चर्चा के लिए निजी मंच प्रदान करना। इतिहास में अगर देखेंगे तो मुख्य रूप से कोल्ड वॉर का जब टाइम पीरियड था तो उस दौरान जितने भी नाटो के मेंबर्स थे उनको एक मंच पर लाना और उनकी मिलिट्री के स्टडीज इत्यादि को प्रमोट करना, बातचीत को बढ़ावा देना, संवाद को, डायलॉग को बढ़ावा देने का मुख्य रूप से काम था किसका? तो इसका, ये जो सम्मेलन होता था इसका। लेकिन जब कोल्ड वॉर का समय खत्म हुआ तो इसने वैश्विक स्वरूप को धारण कर लिया और पूरे दुनिया के ही मिलिट्री, सिक्योरिटी से जुड़े हुए लोग, रक्षा से जुड़े हुए लोग, विदेश नीति से जुड़े हुए लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर भारी भरकम कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। देखिए क्या है, यहाँ पर आयोजित हुआ है जर्मनी में। यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति व बहस का प्रमुख मंच है, जिसमें वैश्विक नेता, मंत्री, संगठन, व्यवसाय, मीडिया, अकादमी, नागरिक समाज के प्रतिनिधि, हर कोई शामिल होते हैं। जो भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हर कोई शामिल होते हैं। इस बार का विषय था अंडर डिस्ट्रक्शन इस बार का विषय था, जो वैश्विक व्यवस्था का पुनर्गठन, युद्ध व भू राजनीतिक प्रतिद्वंदता जो है, जियो पॉलिटिकल जो कंपटीशन दुनिया में अलग ही तरह का मचा हुआ है, ऐसे समय में राजनीतिक ध्रुवीकरण पर केंद्रित था कि भाई किस प्रकार से दुनिया को सुरक्षित रखा जाए। यही मुख्य रूप से इस बार का थीम था और यही उद्देश्य लेकर के इस बार आयोजित हुआ है। आपसे सवाल पूछेगा म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के बारे में, क्योंकि अभी दुनिया में दो ही जगह सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। एक हो रहा है भारत का नई दिल्ली, भारत अपनी जो नई दिल्ली है, क्योंकि यहाँ पर AI इम्पैक्ट समिट हो रहा है और अभी तो दिल्ली में जाम ही जाम मिलेगा आपको चारों तरफ, इतनी बैरिकेडिंग, इतनी सुरक्षा की जा रही है। और दूसरा जो है वो है म्यूनिख चर्चा में, क्योंकि यहाँ पर पूरे दुनिया भर के मिलिट्री हेड, पूरे दुनिया भर के विदेश मंत्री, दुनिया भर के रक्षा सुरक्षा जुड़े हुए लोग सब इकट्ठा हुए हैं बातचीत के लिए। तो इसलिए यह दो जगह भी हॉट स्पॉट बना हुआ है, इसलिए इसको ज़रूर पढ़िएगा अच्छे से। सम्मेलन में यूरोपीय सुरक्षा, ट्रांस अटलांटिक संबंध, बहुपक्षवाद का मतलब मल्टीलैटरलिज्म, इससे जुड़े हुए सवाल आपके मेंस एग्जामिनेशन में इस बार देखने को मिल सकता है। 71 BPSC मेंस की मैं बात कर रहा हूँ कि मल्टीलैटरलिज्म से आप क्या समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसके महत्व को रेखांकित करें। बहुपक्षवाद से आप क्या समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसके महत्व को रेखांकित करें। इसके लिए कौन कौन सी चुनौतियाँ आती है? मल्टीलैटरलिज्म कोई आसान थोड़ी ना है गुरु, बहुत मुश्किल चीज़ है। चलिए आगे बढ़िए। क्षेत्रीय संघर्ष, प्रौद्योगिकी का सुरक्षा प्रभाव जैसे विषयों पर चर्चा हुई। वैश्विक चुनौतियों को यह संबोधित करता है। आपसे पूछ सकता है, पिछले साल मैंने 70 BPSC मेंस से पहले एक निबंध लिखवाया था बच्चों से कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां आ रही है, और सेम निबंध उन्होंने पूछा था। तो आपसे अब ये पूछ सकता है, भारत इसमें से हटा दीजिए, वर्तमान वैश्विक चुनौतियों को रेखांकित कीजिए बस। तो सोशल रूप से है, सैन्य दृष्टिकोण से है, टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से है। तकनीक कोई कम बड़ी चुनौती थोड़ी ना है आजकल के समय में। 2 AI टूल लॉन्च हुए और 8 लाख करोड़ स्वाहा हो गया। भारतीय IT कंपनियों की हवा निकली हुई है अभी। तो तकनीक भी एक चुनौती बन रही है वैश्विक रूप से। कहा जा रहा है कि कोरोना के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा रीसेट होने जा रहा है। रीसेट तो जानते होंगे, बिफोर कोरोना, आफ्टर कोरोना आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है। उसी प्रकार से आफ्टर AI एंड बिफोर AI रीसेट जो है वो 2026 के वर्ष में ही होने जा रहा है। इस प्रकार से आपको अलग अलग चुनौतियों के बारे में पता होने चाहिए। क्षेत्रीय चुनौतियां हैं, वैश्विक चुनौती, एक छोटा सा पर्यावरण का भी चुनौती इसमें बना हुआ है।
तो ये आपसे निबंध के रूप में भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य की प्रमुख चुनौतियों को स्पष्ट करें और उसके समाधान के बारे में भी बताएं। तो यह आपसे निबंध भी पूछ सकता है GS2 पेपर में, या करंट में GS1 पेपर में, करंट में भी पूछ सकता है। सम्मेलन का स्वरूप 3 दिवसीय कार्यक्रम, प्रमुख भाषण और बहुत सारी चीज़ें हुई है। यूरोपीय सुरक्षा का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि यूरोप को अब न केवल रूस से चैलेंज उत्पन्न हो रहा है बंधुओं, बल्कि अमेरिका से भी चैलेंज उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि एक बहुत बड़ा एरिया ग्रीनलैंड जो यूरोप का है वो हम ले लेंगे। कल ही ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से हमने बात की, वो इस चीज़ को लेकर के अड़े हुए हैं, वो मान ही नहीं रहे। तो ये यूरोप के लिए क्या हो गया? रूस से बड़ी चुनौती हो गई। रूस तो यूक्रेन में ही युद्ध लड़ रहा है, ये तो डायरेक्ट बिना युद्ध के ही कह रहे हैं कि हम ले लेंगे, है ना। तो ये एक यूरोप के लिए चुनौती उत्पन्न हो रही है। इसमें कई सारी चीज़ें शामिल, लेकिन इसे शॉर्ट में इसके महत्व को समझ लेंगे। MSc वैश्विक सुरक्षा बहसों का केंद्र है, जहां पर अलग अलग विचारों को शामिल किया जाता है। 2026 संस्करण ने पोस्ट कोल्ड वॉर व्यवस्था के सक्रिय पुनर्गठन पर ध्यान केंद्रित किया है कि कोल्ड वॉर के बाद जो दुनिया फिर से संगठित हुई थी वो बिखर रही है कहीं न कहीं, हमें उसे फिर से संगठित करने का प्रयास करना चाहिए। तो मैंने इसके इतिहास के बारे में शॉर्ट में आपको जानकारी दी है, कब से शुरू हुआ है, क्या इसका इतिहास रहा है, वर्तमान में क्या क्या चीज़ें हैं, और 1-2 लाइन में हमने महत्व भी देख लिया है, और इससे 1-2 टॉपिक भी हमने निकाला है। देखिए ये अगला न्यूज़ है, व्हाई इंडिया इज पुशिंग सोशल मीडिया कंपनीज टू ब्लॉक कंटेंट क्विकर। मतलब कि सोशल मीडिया कंपनीज़ को लेकर भारत सरकार ने बहुत बढ़िया ऐसा एक रेगुलेशन जारी किया है। इंडियाज़ न्यू 3 आवर डीप फेक रिमूवल रूल, एक्सपर्ट अर्ज स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस। मतलब कहा जा रहा है एक्सपर्ट के द्वारा कि भाई इस तरह का ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जो सरकार का रूल है उसमें मुझे कहीं से भी कुछ भी खराब ऐसा नहीं दिखा है। आपको भी समझ में आएगा, सरकार ने कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाए हैं, बल्कि डीप फेक, गलत चीज़ और ऐसी चीज़ें जो कंटेंट खराब होता है उसको उन्होंने कहा है, पहले था कि 24 घंटे के अंदर हटाना है, अब कहा गया कि 3 घंटे के अंदर आपको रिमूव करना ही पड़ेगा। और बहुत सारे सख्त कानूनी बनाए गए हैं, संशोधन किया गया है। दरअसल में बंधुओं, किस एक्ट में संशोधन किया गया है? तो उस एक्ट में जो आपके मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, भले ही वो 2021 में आया था। IT एक्ट 2000 पढ़ते हैं क्या? IT एक्ट 2000 ये बहुत महत्वपूर्ण एक्ट था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, क्योंकि जब IT का दौर शुरू हुआ था बंधुओं, तब ये एक्ट लाया गया था, और इस दृष्टिकोण से लाया गया था कि इस तरह की चीज़ अब आ रही है अर्थव्यवस्था में और इस तरह के क्राइम भी बढ़ सकते हैं, तो इसलिए इसके लिए एक्ट होना चाहिए। उसी प्रकार से इसमें बहुत बड़ा संशोधन किया गया, 2021 में IT रूल लाया गया 2021। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2021 के बाद से IT की दुनिया बहुत तेज़ी से बदली है। तो उसी में संशोधन किया गया है कि AI और डीपफेक जैसी जो कंसर्न आ रहे हैं उसको लेकर के पहले 24 घंटे का रूल था, वो कम करके 3 घंटे किया गया, क्योंकि वायरल होने के लिए तो किसी चीज़ को 1 घंटा चाहिए, 24 घंटा तो अभी भी बहुत होता है। तो यही क्या है, यही है इसमें शामिल किया गया 3 आवर रूल, इसको कहा जा रहा है डीप फेक जैसी चीज़ों को हटाने के लिए। ठीक, डीप फेक तो जानते होंगे, इस प्रकार का फेक कंटेंट जिसको देख करके आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि ये फेक है, इतना गहरा फेक होता है वो। और जनरेटिव AI जो है, जनरेटिव AI का क्या तात्पर्य होता है? ऐसा AI जो कुछ भी जनरेट करता है, ऑडियो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट, ये जो भी जनरेट करता है उसको जनरेटिव AI कहते हैं। जनरेटिव AI अब इतना एडवांस हो गया है कि ऐसे ऐसे डीप फेक वीडियोज़ मौजूद हैं जिसको आप देख करके समझ नहीं सकते हैं कि ये डीप फेक है, ये फेक है, ये AI द्वारा क्रिएटेड है। अभी 2 दिन पहले ही एक महिला का शायरी कहते हुए वीडियो वायरल हुआ, बहुत ही सुंदर था, लेकिन वो बाद में लोगों को अंदाज़ा हुआ कि ये तो AI है, नहीं तो लोग समझ नहीं पा रहे थे वो AI है। इसलिए कंसर्न जो है वो काफ़ी गहरा है, इसके हेतु सरकार ने इस प्रकार के रूल बनाए हैं। आपके एग्जाम की बात करें तो BPSC ने पहले ही पूछ लिया डीप फेक के बारे में, शॉर्ट आंसर में GS1 पेपर में BPSC पूछ चुकी है मेंस एग्जामिनेशन में, तो उसके लिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपके एग्जाम में पहले ही आ चुका है, फिर से आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, शॉर्ट में की जगह लॉन्ग में आ सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता नियम 2021 में
10 फरवरी 2026 को अधिसूचित नए संशोधन, नए अमेंडमेंट डीप फेक और एआई जनित सामग्री के उदय को संबोधित करते हैं। एआई जनित और डीप फेक को लेकर के आईटी अधिनियम जो था, आईटी अधिनियम इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 में अमेंडमेंट को नोटिफाई किया गया है फरवरी 10 2026 को, जिसमें 3 आवर रूल लाया गया है। सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन SGI कहा गया है, जिसको जनरेट किया गया है एआई के जरिए, डीप फेक जनरेट किया गया। वैसा कोई मूवमेंट, वैसा कोई व्यक्ति हो सकता है, या वैसा व्यक्ति मौजूद हो रियल लाइफ में, तो उसने वो चीज़ नहीं किया हो, लेकिन उस वीडियो जनरेट के माध्यम से उसको दिखाया जा रहा है। इस प्रकार के कहा गया SGI, सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन। SGI ही याद रखना बंधुओं, हिंदी में तो बड़ा क्लिष्ट दिया है इसको, SGI ही याद रखिएगा। विस्तृत परिभाषा भी पेश करते हैं, सामग्री हटाने के समय सीमा को कम करते हैं, और यही चीज़ सरकार ने इस एक्ट में, इस संशोधन में लाया है। पहले समय सीमा 24 घंटे से 36 घंटे तक का था, जिसको ख़त्म करके कह दिया गया है कि 3 घंटे में आप हटाएंगे। डीप फेक को 3 घंटे में है। अगर इस तरह से चीज़ों से जुड़ा हुआ हो, अब मैं इस चीज़ को बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि वीडियो फिर चेक होने लग जाएगा बहुत लंबा, तो उसको 2 घंटे में हटाना पड़ेगा आपको। अगर आपने किसी का ख़राब जनरेटेड वीडियो बना दिया है तो आपको उसको 2 घंटे के अंदर हटाना पड़ेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है। ठीक। सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन किसको कहा गया है? SGI को ऑडियो विजुअल सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कृत्रिम रूप से, एल्गोरिदम रूप से बनाई या संशोधित की गई है ताकि वास्तविक लगे, और क्या हो, वह रियल लगे, अप्रभेद्य हो, मतलब पहचानने में भी उसको मुश्किल हो। बहिष्कार में रूटीन संपादन जैसे फॉर्मेटिंग, वृद्धि, संपीड़न शामिल है। पदार्थ या अर्थ की सामग्री को मूल रूप से बदलते नहीं, मतलब कि ऐसा एआई हो, ऐसा डीप फेक हो जो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगे, लेकिन वैसा कुछ वास्तविकता मौजूद न हो। ऐसा कोई ऑडियो, ऐसा कोई वीडियो या ऑडियो वीडियो दोनों मिला हुआ हो, तो उसको लेकर के यह गाइडलाइन जारी किया गया है। SGI, सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन, एल्गोरिदम रूप से, कृत्रिम रूप से यह बनाई जाती है। उपयोगकर्ता की अधिसूचना प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ताओं को हर 3 महीने में, पहले साल में एक बार था, नियम उल्लंघन के परिणाम के बारे में सूचित करना होगा। उनको बताना पड़ेगा उपयोगकर्ता को, यूजर्स को, हर 3 महीने में। आप यूजर हैं, हम यूजर हैं, आपको हर 3 महीने बताया जाएगा कि भाई इसका उल्लंघन कानूनन जुर्म है और आपको जेल हो सकता है। किसी नाबालिग के साथ अगर आपने इस तरह की चीज़ कर दी तो पॉक्सो एक्ट लग जाएगा, जिसमें तो जीवन ही बर्बाद हो सकता है। इसलिए इस तरह के चीज़ों से बचा जाना चाहिए। ये बताना भी अनिवार्य किया गया। पहले कितना था कि साल में एक बार बताओगे आप, अब क्या है, हर 3 महीने में आपको बताना पड़ेगा। प्रोएक्टिव उपाय कहा जा रहा है। SGI सेवाएं प्रदान करने वाले प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ताओं को गैर कानूनी निर्माण या साझाकरण के दंड के बारे में चेतावनी देनी होगी, पता लगाने के लिए स्वचालित उपकरण लागू करने होंगे, और गैर निषिद्ध SGI को दृश्यमान मार्कर, मेटा डेटा या अद्वितीय पहचानकर्ताओं से लेबल करना पड़ेगा। मतलब कि AI जनरेटेड कोई कंटेंट है, उसको हटाया भी ना जा सके, इस प्रकार से लेबलिंग करनी पड़ेगी। अनिवार्य किया गया लेबलिंग को, कि यह वीडियो, यह ऑडियो, यह जो फोटो है, इमेज है, वह AI जनरेटेड है। यह लेबलिंग अनिवार्य किया गया है। इसमें कहा गया है कि आपको मार्कर लगना चाहिए, वो दृश्यमान, दिखने वाला और यूनिक मार्कर होना चाहिए कि यह AI जनरेटेड कंटेंट है। इसको लेकर के सरकार ने अब अनिवार्यता कर दी है कि आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है। महत्वपूर्ण सामाजिक मीडिया मध्यस्थ अतिरिक्त दायित्व जैसे SGI सामग्री पर उपयोगकर्ताएं घोषणाएं और तकनीकी उपायों से सत्यापन भी कर सकते हैं। और ये भी कहा गया है कि ऑटोमेटिक आपके पास में AI को पहचानने के लिए, उसके रिमूवल के लिए, ख़राब चीज़ों को पहचानने के लिए, डीप फेक को पहचानने के लिए AI का ही उपयोग करो आप। और ऐसे प्रणाली होनी चाहिए कि ऑटोमेटिक हो, वो ऑटोमेटिक रिमूव कर दे। और सबसे बड़ी चीज़, यूजर को बार बार इसलिए कहा गया है कि बताइए आप 3-3 महीने पर, ताकि कोई ये बहाना ना बना सके कि मुझे पता नहीं था कि ये चीज़ क्राइम है। ठीक। IT नियम 2021 क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है बंधुओं। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो भले ही 2021 के हैं,
लेकिन आपसे पूछे जा सकते 2026 के मेंस एग्जामिनेशन में, 2027 के मेंस में, 2026 के प्रीटी एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यह लॉन्ग टर्म नीति है। अब पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो लाया गया वो कोई हर साल थोड़ी ना आता है, एक बार आ गया तो आ गया। अब उससे जुड़े हुए सवाल तो आपसे कभी भी पूछे जा सकते, 5 साल बाद ही पूछा जा सकता है। क्या मनरेगा से सवाल अभी नहीं पूछा जा सकता है? क्या बिल्कुल पूछा जा सकता है। मनरेगा तो बहुत पहले आया, कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान आया था। तो ऐसी नीतियां, ऐसी पॉलिसी जो लॉन्ग टर्म में किसी भी देश, अपने देश के लिए बनाई गई हैं, उनसे जुड़े हुए सवाल किसी भी वर्ष में पूछे जा सकते हैं। तो ये नियम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल न्यूज, OTT प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करते हैं ताकि यूजर्स की सुरक्षा हो, गलत सामग्री रोकी जा सके। ये इसमें मुख्य रूप से ध्यान रखा जा सकता है ताकि यूजर की सुरक्षा हो और खराब चीज़ों को रोका जा सके। मुख्य उद्देश्य क्या था? प्लेटफॉर्म को जिम्मेदार बनाना, शिकायतों का तेज निपटान करना और नैतिकता कोड, इथिक्स कोड बनाना। कि इथिक्स का तात्पर्य होता है कि बाय फोर्स नहीं होता है, ये आपके अंतर मन से चीज़ होना चाहिए कि ये गलत है, ये सही है। ठीक, इथिक्स बाय लॉ नहीं होता है, बाय डिसिप्लिन होता है ज़्यादा। तो इथिक्स शब्द इसीलिए यूज किया गया है कि नैतिकता के कोड का निर्माण किया जाए कि क्या सही है, क्या गलत है। ये बाय लॉ ही हर बार नहीं बताया जाएगा, बल्कि बाय नेचर और किस उद्देश्य से क्या प्रसारित किया जा रहा है। लॉ के नहीं होने के बावजूद भी आपको उस पर इथिक्स के हिसाब से, नैतिकता के हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा। तो इथिक्स ये है। इथिक्स पढ़ा भी होगा शायद आप में से किसी ने। पेपर 4 यूपीएससी के लिए होता है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पेपर में से एक है पेपर 4। मध्यस्थ, इंटरमीडिएटरी को इसमें डिफाइन किया गया। सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म जो यूजर्स के बीच सामग्री साझा करते हैं लेकिन खुद सामग्री नहीं बनाते हैं, वो इंटरमीडिएटरी का काम करेंगे। डिजिटल मीडिया, इंटरनेट प्रसारित सामग्री जैसे न्यूज़ या वीडियो या इंटरमीडिएटरी या पब्लिशर द्वारा हैंडल की जाती है। सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया गया। न्यूज एंड करेंट अफेयर्स कंटेंट, हाल की घटनाओं पर समाचार या विश्लेषण जैसे राजनीतिक या सांस्कृतिक खबरें। ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट, ये सब कुछ इसमें शामिल होते हैं। इन सब के लिए यह बनाया गया था। डिजिटल मीडिया, SGI, न्यूज़ के लिए, ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट के लिए, OTT वगैरह जो होते हैं उनके लिए था। मध्यस्थ के लिए था, सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट होता है उसके लिए भी था। हर चीज़ के बारे में इसमें बताया गया है। किन चीज़ों के बारे में है, तो इन सभी के डेफिनेशन इसमें किया गया। मध्यस्थों के लिए दायित्व, नियम, प्राइवेसी पॉलिसी, यूजर एग्रीमेंट पब्लिश करना अनिवार्य किया गया। यूजर की भाषा में आपको पब्लिश करना पड़ेगा। यूजर्स को चेतावनी, अपमानजनक, अश्लील या हानिकारक सामग्री पोस्ट न करें वरना अकाउंट बंद हो सकता है, इस प्रकार की चेतावनी जारी करना पड़ेगा। गैर कानूनी सामग्रियों को हटाना पड़ेगा। पहले 36 घंटे था, कुछ मामलों में 24 घंटे था, अब जो है वो 3 घंटा और 2 आवर कर दिया गया है। 3 आवर डीप फेक के मामले में और बहुत ही ज़्यादा खराब चीज़ों के मामले में 2 आवर की प्रतिबद्धता लाई गई है और यह बाय फोर्स लागू किया जा रहा है, बाय लॉ लागू किया जा रहा है। डेटा रखने के लिए भी कहा गया था। सामग्री रिकॉर्ड 180 दिनों तक रखें, सरकार को सहायता दें। सरकार अगर किसी चीज़ के बारे में रिकॉर्ड पूछ रही है तो 6 महीने तक के आपके पास में सारे डेटा होने चाहिए, क्योंकि सरकार उसके बारे में आपसे इन्फॉर्मेशन ले सकती है, तो इसलिए वो भी रखने अनिवार्य किए गए थे। साइबर घटनाओं की रिपोर्ट करनी पड़ेगी, साइबर हमलों की सूचना देना पड़ेगा। महत्वपूर्ण, सोशल मीडिया मध्यस्थ 5 मिलियन प्लस यूजर्स। अतिरिक्त नियम जैसे चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर नियुक्त करना पड़ेगा, जो यूजर्स की शिकायत को त्वरित समाधान करने के लिए नियुक्त करना पड़ेगा। इसके अलावा ग्रीवांस ऑफिसर भी नियुक्त करना पड़ेगा, शिकायतों का निपटान त्वरित रूप से करेंगे। जवाब भी देना पड़ेगा और सवाल हमने आपका रिसीव किया है, हमने आपका कंसर्न रिसीव किया है, ये रिसीविंग पेपर भी आपको देना पड़ेगा यूजर्स को। इसमें OTT सामग्री के लिए बिल्कुल UA 7+, 13+, 16+ और 1 के रूप में वर्गीकृत किया गया था। एक्सेस कंट्रोल भी किया गया। वयस्क सामग्री के लिए उम्र सत्यापन को भी अनिवार्य किया गया है। एज वेरिफिकेशन को अनिवार्य किया गया है। एज वेरिफिकेशन अब नए प्रकार से किया जाता है। जैसे अगर आप कहीं पर एज वेरीफाई करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ दिन पहले गूगल में एक वो किया था, मैंने वहाँ उस सपोर्ट टीम से बात की थी। कुछ हम जो कंटेंट जनरेट कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव वाले टेस्ट बना रहे थे, तो उस टेस्ट में ऑप्शन सही से नहीं दिख रहे थे, तो उसको लेकर तो वहाँ पर एज सत्यापन बहुत अलग तरीके से होता है सपोर्ट टीम के द्वारा भी। अब आपको कैमरा खोल करके AI के द्वारा आपका एज सत्यापन किया जाता है।
तो अब नए प्रकार से एज वेरिफिकेशन का भी लाया जा रहा है, जिसमें तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। मासिक रिपोर्ट, शिकायतों पर मासिक रिपोर्ट पब्लिश करें, ये भी इसमें कहा गया है। ओके, तो ये क्या था, तो ये पूरा का पूरा ये टॉपिक था जिसमें 2021 का रिपोर्ट, 2021 का IT अधिनियम हमने पढ़ा और 3 आवर 2 आवर रूल को देखा है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि मीडिया में एक ही शब्द जो लिखा जा रहा है इसको 3 आवर एंड 2 आवर रूल, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द स्पीकर, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस एंड इम्प्लीकेशंस इसमें बताया गया है डिटेल में। लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने की प्रक्रिया संवैधानिक है या पक्षपातपूर्ण आचरण जैसे कारणों से शुरू की जा सकती है, और इसी कारण से विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा स्पीकर के द्वारा इसमें बोलने नहीं दिया जा रहा है विपक्ष के नेताओं को, और भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, जिसके कारण से विपक्ष के सांसदों ने कहा कि हम हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, हम आपके खिलाफ महाभियोग जैसे प्रक्रिया ला सकते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 94A है, यदि अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो स्वतः पद छोड़ देता है। 94B है, अध्यक्ष लिखित त्यागपत्र देकर पद छोड़ सकता है। त्यागपत्र किसे देते हैं, तो उपसभापति को देते हैं। 94C है, सदन के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव से अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, यही लाने की कोशिश की है उन्होंने। यह प्रावधान केवल लोकसभा पर लागू होता है, राज्यसभा पर नहीं। प्रभावी बहुमत, रिक्त सीटों को छोड़कर सदन के कुल सदस्यों का बहुमत चाहिए होता है, तभी जाके हटाया जा सकता है। प्रक्रिया क्या है, कम से कम 14 दिन का लिखित नोटिस महासचिव को कम से कम एक सदस्य के हस्ताक्षर से दिया जा सकता है। प्रस्ताव की स्वीकृति 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, यदि कम हो तो प्रस्ताव रद्द हो जाएगा। आरोप विशिष्ट, स्पष्ट और सटीक होने चाहिए, कोई व्यंग या मानहानि नहीं होना चाहिए। केवल प्रस्ताव के आरोप तक सीमित हो सकता है, सभी सदस्यों के बहुमत से हटाया जा सकता है उन्हें। आर्टिकल 96 के तहत कार्रवाई के दौरान पीठासीन अधिकारी, अगर ओम बिरला जी को हटाने की प्रक्रिया होगी, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं, तो ओम बिरला जी उसकी अध्यक्षता नहीं करेंगे उस सदन की, वो उस दिन केवल एक मेंबर के तौर पर शामिल हो सकते हैं। प्रस्ताव पारित होने पर तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है, ये भी जरूर ही याद रखिएगा। हालांकि मतदान कर सकते और बोल जरूर सकते हैं, निर्णायक मत वो नहीं दे सकते उस दिन। बाकी समय तो जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो निर्णायक मत देता है, लेकिन उनके अपने ही खिलाफ अगर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाए तो उसमें वह निर्णायक मत नहीं दे सकते, मत तो दे ही सकते हैं। अब तक 3 प्रस्ताव लाए गए हैं। GV मावलंकर 1954, या पहले ही स्पीकर में से एक थे। 1966 हुकुम सिंह, 1987 बलराम जाखर, लेकिन सभी असफल रहे, किसी को भी हटाया नहीं गया है। तो इसे जरूर याद रखिएगा बंधुओं, इसे जरूर याद रखिएगा, प्रीलिम में यह पूछा जा सकता है। आज के 3 महत्वपूर्ण टॉपिक यही थे। AI समिट कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद उसको एक दिन हम लोग कंक्लूड करेंगे। जिन्हें भी जुड़ना हो अचीवर ग्रुप में ज़रूर जुड़िएगा, बहुत बेहतरीन रहेगा आपके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का।